अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 116 स्टार्ट हो गया जी कैप 5 का। लास्ट लेक्चर है आज हमारा ये। इसमें हम रिसेंट टाइम के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। IFRS 16 के का रिसेंट टाइम वाला सवाल भी करना है, लेकिन उसका एक सवाल रहता था 15 का पार्ट 2 जो स्पेशल केस था वो भी कराऊंगा। और बताया था आपको कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। IFRS 16 में एक काम था जो पता नहीं कैसे रह गया, किसी एक्स्ट्रा क्लास में या पार्ट बी में हो गया होता, बस पकड़ में ना आया। वो ये था कि IFRS 16 और IAS 12 को मिक्स तो किया था हमने, लेकिन सिर्फ लेस्सी की नॉर्मल लीज में। लेसर भी तो मिक्स कर सकता है, तो उसको कर लेना चाहिए। तो वो तकरीबन को 45 मिनट का एक सरप्राइज पैकेज वो आज निकल आया है। तो इसलिए मैं पार्ट ABCD पर चला गया हूँ कि जितना काम होता जाएगा करते जाएंगे। आज फिर इसको कर देंगे ख़त्म। बाकी फिर भी मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि आज आपको रुख्सत इसलिए दे रहा हूँ कि आप घर बैठें और पढ़ाई शुरू करें। उसके बाद फिर मैं भी बैठ कर देखूँगा, हम साए भी लेक्चर करेंगे एक अगले वीक में। तो जब वो कर लेंगे तो उनको भी देख लूँगा, खुद भी एक दफ़ा देख लूँगा। और अगर फिर स्टिल मुझे कोई चीज़ लगेगी कि वो कर लेनी चाहिए हमें एक्स्ट्रा या रह गई है हमसे, तो वो नेक्स्ट वीक में मैं फिर बच्चों को बुलाकर रिकॉर्डिंग कर दूंगा। जो आ सकें आ जाएं, जो नहीं आ सकेंगे घरों में होंगे उनको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर वमा अलैना इल्लल बलाग भी करते हैं आज। ठीक है, अच्छा जी। रीसेंट अटैम्प्ट चल रही है हमारी, तो अब रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर सबसे पहले सवालियाँ पूरी करते हुए मेरा दिल है कि हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। ठीक है, IAS 37 का क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। ये तो डिस्कशन ही है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलिवेंट IFRS डिस्कस। अच्छा, अब देखो मैंने तो सिचुएशन को आपके साथ जो है वो मतलब आपसे बात कर लेनी है, लेकिन इसको लिखना पर्चे के अंदर बाहर ये खपते सेशन गुजर गया कि प्रैक्टिस करो क्वेश्चन समझाया जाता था, लिखना तो आपने होता था। तो जिन्होंने उस टाइम में लिखा और लिखा इस सफ़े को सामने रख कर, इस सफ़े को इस सफ़े को सामने रख कर सफ़ा ढूंढने। आपको को होमवर्क भी दिया था मैंने, किसके MCQs दिए थे? तो IFRS 15 के MCQs में कोई मसले आए? कितने बच्चों ने किए? कोई मसले आए? एक दो में तो कोई सवाल पूछ लिया करो, तो मुझे लगे तो सही आप करके आए हैं। आपने किए सारे MCQs? नहीं किए? पास पेपर तुमने परसों से सारे किए हैं भाई, कल क्या किया तुमने जाके? अच्छा, हो गए MCQs? उनमें तो मसले आए होंगे, तुमने नहीं किए। फिर टिक तो तुमने वैसे ही लगा लिए उन्हें, तुम्हें फ्रॉड लगा रहे हो। मुझे लगता है तुम लोग कह रहे हो जान छड्डे बस। अच्छा चलो यार, कहाँ गया वो सफ़ा यार? हाउ टू राइट आ गया। तो जो बच्चे ये सफ़ा सामने रख कर, बल्कि हमने ना गालिबन वो इसमें ओपन किया था तो बहुत ज़्यादा गंद भी उस पर डाला हुआ था, कुछ चीज़ें भी लिखी थी हमने। नहीं बल्कि इसी में ही एक था ये वाला। तो एनीवेज इस सफ़े को सामने रख लीजिएगा, अभी भी प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सिचुएशंस आपको सारी समझ आ जाती हैं। ये देखें, ये सारा गंद हमने यहाँ डाला हुआ, सिचुएशन सारी समझ आ जाती है। इसको बस सामने रख के लिखने का फ़ायदा ये है कि पर्चे में फिर लिखते हुए सिचुएशन समझ आ गई, टाइम नहीं लगेगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, टाइम नहीं लगेगा। आपने हर दफ़ा जो यहाँ से खोल कर ओपन करके लिखा था ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को, यहाँ से कितने गया, यहाँ होना चाहिए। जब यहाँ से लिखने की एक आदत थी तो ये आपके दिमाग में बैठा हुआ था। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई, उसकी कैलकुलेशन भी कर लोगे, उसको लिखने में टाइम सोचने में ना लगे, इसके लिए ये तरतीब थी, ये प्रैक्टिस थी। ठीक है, सही है। तो इसको मैं फिर भी सामने ही रखता हूँ, डिस्कस तो मैं करूँगा लेकिन इसी के हिसाब से चलना है हमने। अब डिस्कस करना है हाउ अबव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ VL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। VL is a manufacturer specializing in high precision metal spare parts. On 15th December 24, हमारे साल के एंड होने से 15 दिन पहले an accident occurred. तो पास्ट इवेंट है ये, एक्सीडेंट का होना पास्ट इवेंट है, यानी ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। इवेंट हमारे साल में हो गया है। अब इस बात को जहन में रख कर हमने चलना है। ठीक है, इन VS फैक्ट्री कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू 12 वर्कर्स and disrupting
फैक्ट्री ऑपरेशंस अंटिल 15 दिन तक फैक्ट्री में काम भी बंद रहा, 12 लोग जख्मी हो गए, 15 दिन तक फैक्ट्री के काम भी बंद रहा। एज अ रिजल्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैव अराइजन। ठीक है जी, सबसे पहला वीएल इज नॉट लीगली ऑब्लाइज टू पे कंपनसेशन। चलो जी, जान छूटी। अब पास्ट इवेंट तो हो चुका है लेकिन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू इंजर्ड वर्कर्स। हाउएवर ऑन 5th July VL voluntarily announced compensation of 2 million per affected worker which was paid on 15 जनवरी। यार जब अनाउंसमेंट ही 5 जनवरी को हो रही है तो ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, है ना। होमवर्क में किया था, इस सवाल को दिया था, किसी ज़माने में दिया था, फिर दोबारा भी कहा था। किसने इसको अटैम्प्ट किया है? मुझे उम्मीद बहुत कम थी इसकी, इसीलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। मुझे पता था कि ये आप पे नहीं छोड़ा जा सकता। कंसोलिडेशन वाला आपने कर भी लिया होना है या उस वक्त भी किया होना है, वो नहीं छोड़ते। ये यतीम मस्कीन रह जाता है हर दफ़ा। और देखो नंबर इसके कितने, 15। और कंसोलिडेशन के आप कहोगे देखा इसके 17 है ना। अच्छा सुनो भाई, देखो अनाउंसमेंट बेशक आपकी 5 जनवरी को हुई है बट पास्ट इवेंट आपके साल में हो चुका था। अच्छा, पास्ट इवेंट बेशक साल में हुआ था, अनाउंसमेंट से आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बनी फिर भी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन तो है कोई नहीं, कंस्ट्रक्टिव तब बनती है जब आप, यार वैसे इसकी जरूरत किसी में पड़ी जाती है लेकिन ये चार्जिंग पे लगाओ जरा, लगाना नहीं है ये बंद अच्छा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है, ज़िंदगी बड़ी सुकून में चल रही, दूसरा दिन है। ठीक है, लेकिन ये कि आपसे रब्ता मुनक़ते हो जाता है मेरा जी। देखो भाई, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पास्ट इवेंट हो चुका है लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है ना, इसकी वजह से आप पे ऑब्लिगेशन नहीं आ रही, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है 5 जनवरी को, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो थी नहीं। लेकिन इन सिमिलर पास्ट इंसिडेंट्स, पहले भी आग उग लगती रहती है। ठीक है, वीएल हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर्स। अब ये जो सिमिलर पास्ट इंसिडेंट्स में ये करते रहे हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन, तो ये पास्ट प्रैक्टिस की वजह से इनकी लीगल तो नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। ठीक है, तो फिर आपने इसके बारे में अब इसके बारे में लिखना है कितना, 2 मिलियन इंटू 12 है, 12। ठीक है, तो ये 24 मिलियन की आपने प्रोविजन बुक करनी है। क्यों बुक करनी है? क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट हो चुका था हमारे साल में। तो फिर हम यहाँ पे आए, हमने कहा जी कि एट रिपोर्टिंग डेट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे जो भी चीज़ क्या थी वैसे, एक्सीडेंट, जो कि एक एक्सीडेंट है। ठीक है, अकर्ड बिफोर ईयर एंड। ठीक है, तो उसके बारे में हमने लिखा कि ₹24 फॉर कंपनसेशन, जो कि अभी पे करनी, ईयर एंड पे तो पे नहीं ना हुई थी। ठीक है, इज प्रोबेबल दैट कंपनी वुड रिक्वायर टू पे, देयरफॉर अ प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। साथ ये बात लिखोगे, ठीक है, कि द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज, यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है एज इट इज़ द पास्ट प्रैक्टिस ऑफ वीएल इन सिमिलर इंसिडेंट्स। ठीक है, तो वो कंपनसेट करते रहे थे, तो ये साथ में लिखना है, लीगल नहीं है बट कंस्ट्रक्टिव। पहले भी लिख सकते हो आप, यूँ कह सकते हो कि इनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन बट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन arises as their past practice is to compensate affected people like this। ठीक है, इस तरह अंग्रेजी वहाँ से देख के लिख लेनी। ठीक है, तो इनकी पास्ट प्रैक्टिस वैसे अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन arises on reporting date because the past event has already occurred which is accident before the year end, हो चुका है ना। ठीक है, therefore a provision shall be recorded for the reliable estimate of 24 million, है प्रोविजन ही। ठीक है, उसके बाद पे ईयर एंड के बाद बेशक पे हो गई है, पेमेंट तो अगले साल नहीं आनी, लिख लोगे। अगली बात कहता है फिर क्या हुआ जी, 15 को जब लोगों को पैसे मिले ना, आफ्टर रिसीविंग अनाउंस कंपनसेशन, तो 9 वर्कर्स ने नेग्लिजेंस की लॉ सूट भी कर, कहा पैसे पूसे दे रहे ने, वट लो जेड़े पैसे वटने ने। उन्होंने 9 लोगों ने, उनमें से 3 सब्र कर गए, सब्र शुक्र कर गए, चलो शुक्र है यार, 20-20 लाख रुपया मिल गया। ठीक है, लेकिन 9 ने और लालच किया, डिमांडिंग एन एडिशनल 5 मिलियन ईच, 50-50 लाख और दो, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है ये हादसा। नेग्लिजेंस ना होती तो ठीक था। अब ये क्या है, ये लीगल ऑब्लिगेशन बनती है क्योंकि इन्होंने केस किया। आपको कि लीगल ऑब्लिगेशन कैसे, केस तो 16 जनवरी को हो रहा है भाई, 16 जनवरी इज़ नॉट द प्रॉब्लम,
द 15 दिसंबर एक्सीडेंट इज द प्रॉब्लम। तो एक्सीडेंट तो हमारे साल में हो चुका है, तो देयर इज अ, लेकिन ये फॉल किधर कर रहा है, ठहरो एक मिनट, ये क्या कह रहा है, वीएल का स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, लीगल एडवाइजर कह रहा है कि सिर्फ 40% चांस है कि आप हारोगे। इसका मतलब ये प्रोबेबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो इसलिए डिस्क्लोजर वाले में फॉल कर गया, तो आप इधर लिखोगे ये कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आपने लिखना है, पहले ये बात लिखेंगे आप, ठीक है, कि द लॉ सूट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन which is the result of past event that occurred in our year. However, present obligation है due to past event. However, VL's legal advisor believes that VL has strong defense and there is only 40% probability that court may rule in favor of workers. Therefore, a constructive obligation for an amount of उसने आगे दिया हुआ है 3 million per worker, 1.5। अच्छा, तो ये कोई फिगर भी नहीं दी, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दी हुई है। चलो आगे देख लो, रुपीज 1.5 to 3 million पर वर्कर विद द मोस्ट प्रॉबल बीइंग। ठीक है, तो 2 मिलियन का बता दो, वरना यही रेंज दे देते। ठीक है, तो आप फिर यूँ लिखेंगे, देयरफॉर फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 million विच इज रिलायबल एस्टिमेट गिवन बाय लीगल एडवाइजर, it is possible that outflow will be required. Therefore, a contingent liability will be disclosed in notes of financial statements, giving brief description of events and estimate of financial effect. 15 नंबर लेने, इतना लिखो काफ़ी है, लेकिन इतना लिखो क्योंकि इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें लिखनी है। अब ये सामने रख कर लिखने वालों को ये बातें याद आएंगी पेपर में। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, करते रहे आप, पर वो गुजर गया। अब आपने एक रिवीजन करनी है मॉक से पहले, फिर मॉक देना है, फिर उसके बाद पेपर से पहले। ये कम से कम 2 रिवीजन, कुछ बच्चे तो 4-4 करके जाते हैं, कम से कम 2 रिवीजन तो हर बच्चा करेगा। तो जब भी IAS 37 की रिवीजन पे आए, आपने करने हैं सिर्फ रिवीजन प्लान को फॉलो करना है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। रिवीजन प्लान में जो क्वेश्चंस हैं आपने सिर्फ उन्हीं को करना है। बस कोशिश ये करनी है थोड़ी हिम्मत करके कि हर टॉपिक के सवाल एक सिटिंग में हो जाए, कभी ऐसा हो जाए। अब कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसा हो जाए कि अगर मिसाल के तौर पे किसी एक दिन में एक टॉपिक पे 6 से 8 घंटे लग गए हैं, दूसरे पेपर्स को टाइम कम मिला है, तो अगले दिन में फिर प्लान में इसके छोटे टॉपिक्स रखना ताकि वो भी उधर से कंपनसेट हो जाए। पर कोशिश ये करनी है कि एक टॉपिक एक सिटिंग में हो, इससे बहुत फ़ायदा होगा। IFRS 16 के जितने सवाल हैं भाई करने में हो सकता है आपको 6 से 8 घंटे लग जाए, लगातार बैठ रहे हो। सुबह नमाज के बाद बैठोगे इंशाल्लाह नाश्ता करके, तो जोहर तक ब्रेक कोई नहीं होती, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ो, थोड़ी देर पेशक कहलूला करना है कर लो, फिर असर तक पढ़ो। असर के बाद मैं तो गेम करता होता था, अपनी बात कर रहा हूँ, असर से मगरिब कोई पढ़ाई नहीं कभी ज़िंदगी में। अगले दिन पेपर है, उससे एक दिन पहले भी असर से मगरिब गेम नहीं हो सकती थी। पेपर देने बंदा लाहौर आ जाता था गाँव से, तो ग्राउंड में जाके बैठ जाता था, लोगों को देख रहा रहता था, खेल नहीं सकता था, वो जानता कोई नहीं था यहाँ पे किसी ग्राउंड में जाके बैठ। मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई, तो 14 घंटे 15 घंटे बैठना पड़ता है, फिर कहीं जाके 12 से 13 घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं, ये आपने निकालने हैं। तो 3 पेपर भी हैं, तो फी पर्चा आपका कम से कम 4 घंटे बनते हैं रोज़ के। तो अगर किसी दिन इस पे 8 लग गए तो दूसरों के 2-2 निकल गए ना, तो अगले दिन फिर इसको थोड़ा कम करके उनको कंपनसेट करना। कोशिश ये करना कि एक सीटिंग में एक टॉपिक के सवाल करो, और अगर नहीं होता पॉसिबल, मेरे जैसा को होता है, मातड़ सा भी बच्चा है जी, थोड़ा ढिल्ला सा ही होता है, तो कोई नहीं, 2 दिन में अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो वो आप कर लेते हैं। जैसे कंसोलिडेशन के काफ़ी सवाल होते हैं, लेकिन अगर हिम्मत करें ना, सांस रोक के सवाल करें, हो सकता है। कोशिश करनी है, ये आपने कोशिश करनी है जितना मुमकिन हो सके। ठीक है, अच्छा, अब उसमें जब मैं कह रहा था IAS 37 पे पहुंचोगे तो जितने सवाल उसके करने हैं, तो डिस्कस वाले लिखने हैं ना, बस इस सफ़े की कॉपी करवा के चले जाना यहाँ से, इनसे बुक से साफ सुथरा पेज कॉपी करवा लेना, बल्कि याद कराना, मैं इसका PDF बना के ग्रुप्स में भेज दूंगा, उसका प्रिंट निकाल लेना अलग से। ठीक है, उसको सामने रखना है और उसको देख कर लिखना है, कोई बात नहीं, पेपर जाने से पहले तक ऐसे ही लिखते रहना। पेपर में इंशाल्लाह 70-80% यही वाली बात लिख लोगे। सिचुएशन कोई भी ऐसी नहीं होती जो आपको समझ ना आए, 90% से भी ऊपर समझ आ जाती है आपको बात। उसको लिखने में सोचना पड़े, इसमें टाइम ज़ाया होगा, नहीं करना। ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह। अभी भी कुछ नहीं गया, आज से ये नियत कर लो, नहीं किया जिन्होंने सेशन में, अब जो रिवीजन करें ऐसे कर लें, करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जी, ड्यू टू एक्सीडेंट, ओहो, हादसे की वजह से VL वॉज अनएबल टू फुलफिल, 15 दिन भाई फैक्ट्री बंद रही है, अनएबल टू फुलफिल ऑर्डर ऑफ अ की कस्टमर, हुए लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन विदाउट पेनल्टीज। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, पेनल्टी को नहीं पड़ी, लेकिन कैंसिलेशन विल रिजल्ट इन फ्यूचर लॉस ऑफ, नाउ व्हाट इज दिस 50 मिलियन फ्यूचर लॉस? ये फ्यूचर लॉस इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस तो
आपको अलाउड नहीं है प्रोविजन बुक करना, क्योंकि ये तो अवॉइडेबल है। ना करो बिजनेस, बंद कर दो फैक्ट्री, जाओ घर। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, मुझे पता है आपको लिखना आ रहा है, पर फिर भी आप इधर आए, आपने देखा यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था खास। खैर, कहाँ लिखा हुआ ये IAS 37 प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर, ऐसे ही लिखो। लेकिन आगे पैरा पूरा नहीं लिखना होता आपने। IAS 37 प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस इज एन इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट्स। हाँ, ये वाली बात वैसे ही उसने आखिरी पॉइंट के अंदर कवर कर लिया, इसको ऐसे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का पढ़ा था ना पॉइंट, तो हमने कहा था कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, क्योंकि हम तो यूँ लिखेंगे क्योंकि अनअवॉइडेबल है, इसलिए अपना जुमला वही वाला याद किया, वही लिखेंगे। लेकिन साथ में हमने कहा था कि जब फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस नज़र आ रहे हों तो चेक कर लो एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गए। तो वो उसने वैसे आखिरी पैरे के अंदर कवर किया हुआ था इसमें वाले में। खैर चलें, हम तो यूँ लिखेंगे कि द फ्यूचर लॉस ऑफ 50 मिलियन इज अ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस विच इज़ avoidable loss, and IAS 37 prohibits recognition of future operating losses. Therefore, no provision shall be recorded for this 50 million. बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। सोल्यूशन घर जाके देख लेना। आगे, अब आगे कहता है ये जो मामला सारा हुआ है ना की कस्टमर वाला, इसके साथ फिर उसने अब इसको पकड़ लिया। कहता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इसी कॉन्ट्रैक्ट के रॉ मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है बिफोर कैंसिलेशन VL के पास पहले से ही मटेरियल 3 मिलियन का पड़ा है, तो कॉस्ट है कितनी इसकी? 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन इसकी कॉस्ट है। कहता है स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर दिस, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही है। दीज मटेरियल कैन नॉट बी रीपर्पस्ड, रीपर्पस्ड कहते हैं कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी और पर्पज में इस्तेमाल नहीं हो सकता, फॉर अदर ऑपरेशंस ड्यू टू देयर स्पेशलाइज नेचर एंड आर, और वापस भी नहीं हो सकता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, ये कहीं और इस्तेमाल हो नहीं सकता, खरीदा हुआ माल वापस भी हो नहीं सकता। अब ये 3 मिलियन की कॉस्ट है, ये हमारे गले पड़ी हुई है। अब अल्लाह करे ये कबाड़िया ले जाए हमसे 3 से ऊपर, फिर तो खैर है, लेकिन अगर 3 से नीचे, मतलब इसकी NRV 3 से नीचे आ गई, तो NRV लॉस ये आज बुक करना। IAS 2 ने कहा, यह IAS 37 ने नहीं कहा था, क्योंकि ये आपको पढ़ाया था जब मैं रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा रहा था कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस अवॉइडेबल है, बट दिस इज फोरसीन लॉस। अगर आप कहो तो मैं IAS 37 का वो पैरा ओपन करूं जहां पर ये एग्जाम्पल भी इस तरह से ली हुई थी। कहो तो ओपन करूं, याद आ रहा है कुछ? मुझे लग रहा है कि फिर भी आपको ओपन करके दिखा देना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा आज, क्या हो जाएगा, आज तो खुला टाइम है, आज तो हम रात तक हम साथ ही इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ये देखो, ओए होए 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 होए, रिस्ट्रक्चरिंग, वेयर आर यू? रिस्ट्रक्चरिंग ये रहा, ये देखो, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को हमने नहीं रिकॉर्ड करना, ये अवॉइडेबल है। लेकिन साथ ही यहाँ पर हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग में इसका कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर इसके जिक्र करने का मकसद ही यही था पढ़ाते हुए कि इस तरह का मसला हो जाता है कि इन्वेंट्री भी पड़ी होती है तो उस पर NRV लॉस आ रहा होता है, पर वो फोरसीन लॉस है, उसको रिकॉर्ड करना है। अब ये उस तरफ बात ले गया, तो कहता है अब ये आपके इस सफ़े के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ, ये अब आपने खुद लिखना है। IAS 2 पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है, तो इस सफ़े को यूज़ नहीं कर सकते, बहरहाल कोई नहीं, लिख लेंगे। अब वो कहता है ये कहीं नहीं जा सकता। अब ये कॉस्ट हमारे गले पड़ चुकी है। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ अबव रॉ मटेरियल एस्टिमेटेड टू बी 40% ऑफ देयर, क्योंकि ये तो दूसरे किसी ऑर्डर की बात कर रहा है जो हमने प्लेस किया, इसको बाद में देखते हैं। इसकी बात करें तो इसका मतलब इसकी NRV कितनी आ रही है? आपको कहता है सेल्वेज वैल्यू 40% ऑफ परचेज प्राइस है। 3 मिलियन का 40% कितना बनता है? 1.2। इसका मतलब ये 1.2 मिलियन पे आ गया है, तो 1. NRV इसको 1.2 मिलियन पे इसको रिकॉर्ड करना है ना, वैल्यू करना है, इसका मतलब 1.8 से इसको राइट डाउन करना है। NRV लॉस कितना है? तो यहाँ पर आपने NRV लॉस वर्किंग ऐसे ही शो कर देना बस ब्रैकेट में। अब इसके बारे में आप लिखोगे कि फॉर द मटेरियल विच इज ऑलरेडी प्रिक्योर्ड, ठीक है, फॉर द मटेरियल विच इज ऑलरेडी प्रिक्योर्ड its NRV is lower than its cost, and as per IAS 2 an NRV loss of 1.8 million shall be recorded in financial statements for the year ended 31 दिसंबर, जो भी है, ठीक है। इतनी लाइन लिखनी और क्या लिखना है। अब बीच में उसने घुसाया एक और काम, क्या कहता है? एडिशनली एक और ऑर्डर हम प्लेस कर चुके थे इस रॉ मटेरियल का, सेम रॉ मटेरियल का, वैल्यूड एट 7 मिलियन। इसकी वैल्यू कितनी है? और एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अगले महीने में आ जाएगा। अब ये सारी बातें हो रही हैं 15 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर पे खड़े होकर, ठीक है, तो अगले साल जनवरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं लेकिन 20 जनवरी को हमने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, एक पेनल्टी पे कर दी। अब ये तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आज खड़े होकर
20 में तो आप जा कैंसिल कर दिया ना, हम तो 20 जनवरी को कैंसिल किया, लेकिन हम तो 31 जनवरी खड़े होकर कह रहे हैं पास्ट इवेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम फंसे हुए हैं, लॉक्ड है, तो अगर हम इसको ऑनर करते हैं तो हमारा आउटफ्लो ही है, इनफ्लो तो कुछ भी नहीं है, आउटफ्लो ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो चुका है। तो इनफ्लो कितना है, ऑनर करें तो इनफ्लो कितना है, हमें कोई इनफ्लो नहीं है। आउटफ्लो कितना है, बोलो बोलो, आउटफ्लो बता दो। 2 नहीं बेटा, ये ऑनर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है कस्टमर वाला। ये जो हमने शिपमेंट मंगवाया, अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें 7 मिलियन पे करने पड़ेंगे, जितने का वो मटेरियल है। ठीक है, किसका जी, 1 मिनट, नहीं वो ले लो, बेशक ले लो, वो ले लो कि जी आप मतलब आप पहले उसको लेकर फिर उसको कह रहे हो कि हम उसको स्क्रैप कर देंगे। चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, 7 का 40% इनफ्लो भी ले लो। हाँ बोलो, करो फिर, आप कट्टा खोले है नमाते करो। हाँ, तो फिर नेट में क्या आउटफ्लो है, ठीक है, तो या तो 4.2 कर लो, ऑनर करो और फिर उसको कबाड़िए को बेच दो, या फिर क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल करते हो तो सिर्फ पेनल्टी का आउटफ्लो है। आउटफ्लो क्या है, पेनल्टी, वो कितनी है, तो वो कर भी लो तो फिर लोअर क्या है, तो 2 है, सॉरी 2, लोअर क्या है 2। ठीक है, तो इसलिए वो अगर ना भी जिक्र करे कोई बंदा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्रोविजन तो मैंने उसको क्या कहनी है, 2 पे क्रिएट करो। ठीक है, ये समझ आई अब बात। अब हम क्या कहेंगे कि अब पहला पॉइंट लिख दिया कि फॉर मटेरियल ऑलरेडी प्रोक्योर्ड एनआरवी लॉस बुक कर लेंगे। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इस बारे में लिखेंगे द अदर शिपमेंट वैल्यूइंग 7 मिलियन इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एंड, अब बल्कि वहाँ से सॉरी, आई एम सॉरी कि ये अगली बात ना लिखो, इफ एन एंटिटी हैज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बल्कि यूँ लिख लो। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, कि ये हम यूँ काट देंगे और हम लिखेंगे कि द अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटीरियल ऑफ शिपमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ शिपमेंट becomes an onerous contract and the present obligation under this contract shall be recorded as provision at lower of cost of fulfilling ब्रैकेट में आप करोगे फिर 7 माइनस 4 पॉइंट कितना था, 3 पॉइंट कितना था, 2 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर, तो द लोअर इज 2 मिलियन, देयरफॉर अ प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट shall be recorded at 2 मिलियन। यहाँ से इसी तरह से लिख लो या अपनी एक लाइन के अंदर लिख लो, 2 मिलियन की प्रोविजन बुक करनी है, ईयर एंड पे खड़े होकर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस डेबिट, इसकी एंट्री क्या की आपने, इसकी एंट्री करोगे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इसकी एंट्री करोगे आप एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लिख के बताना था बस आपने, वहां से देखकर लिखी जाने, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। ठीक है, और इधर आपने एंट्री पास की है, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, 24 था, 24 बोलो, और इसकी आपने कोई एंट्री पास नहीं की, इसको क्या किया आपने, डिस्क्लोज किया है एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये चल रहा है काम, कोई मसला? तो टॉपिक आपको आता है कि कोई नई चीज आज पढ़ रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं आई कि नई चीज लगी हो हमें। फिर कहता है to boost employees morale following factory disruption, VL's management announced a one-time bonus of 30 million on 30 जनवरी 2025। हाँ जी, ये तो अनाउंसमेंट होगी, ये तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और ये तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ना भाई, लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, और अनाउंसमेंट हुई है 30 जनवरी को, तो अनाउंसमेंट की वजह से ये बोनस पड़ा है। इसका पास्ट इवेंट क्या एक्सीडेंट था? नहीं, वो तो उस एक्सीडेंट की वजह से केस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। ये तो भाई आपने वैसे ही मोराल बूस्ट, इस तरह के 1-2 सवाल आपने देखे थे, एक पास पेपर 1 था आई थिंक, एक 20th था, इस तरह से 1-2 सवालों में इस तरह का मसला था कि बाद में ईयर एंड के बाद आपने कहा जी हम यूएसबी भी देंगे। अगर पहले कह दिया तो फिर ठीक है, अगर बाद में अनाउंसमेंट की है तो आप अपनी तरफ से गुडविल इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भाई ये आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी ईयर एंड के ऊपर। हाँ मटीरियल है तो डिस्क्लोज कर दो, पर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो यहाँ पर आप इसको पकड़ोगे, किथे गया नो प्रोविजन, वो कहाँ से कंस्ट्रक्टिव, ये द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, वन टाइम बोनस अमाउंटिंग टू 30 मिलियन इज नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव as the announcement
ये वाली अब लाइन नहीं लिख दोगे, लकीर या फकीर नहीं बनना, कोई रट्टा नहीं लगाना। एज द अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर ईयर एंड, देयरफॉर it is not an adjusting event, however if it is material it shall be disclosed। और वहाँ पे IS 10 वाली वो लाइन लिखनी जो वहाँ पे सिखाई थी, ठीक है। नंबर 15 लेने को आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तब नहीं है जब ये सामने रखने की आदत हो सफ़र, और आसान तब नहीं है जब आप लंबी लंबी कहानियाँ लिखने के लिए 15 नंबर के लिए आधा घंटा भी लिखते रहोगे, आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उस वक्त टाइम न लगे आपको। देखो कॉन्सेप्ट आपको आता है, समझ आपको आ गई सिचुएशन की, पता है आपको क्या करना है, लेकिन अब हमारी मादरी जबान नहीं है ना अंग्रेजी, हमें उसमें मसला आता है। अंग्रेज हो तो फिर लिख ले जो बात भी लिखनी है अपने अल्फाज में, आपसे वो गरारियाँ फंस जाती हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसी के लिए आप लोगों को एक हल बताया है कि इसको तरतीब में रखो। ये स्टैंडर्ड के टेक्निकल जार्गन्स भी इनके अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और इससे फ़ायदा ये होता है कि लिखते हुए ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगेगा। एक खाका आपके सामने होगा, 3-4 लाइनें लिखोगे आगे, 3-4 लाइनें लिखोगे आगे, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह। और आखिरकार वो पॉइंट आ ही गया जिसके बाद सवाल ख़त्म हो जाना है। और क्या मैंने कहना था, इसका इंतज़ार है? कोई इंतज़ार नहीं, आम सा पॉइंट है। हाँ, एक मशीन भी डैमेज हो गई है। ओह, मशीन डैमेज हो जाए तो ये एक इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का, है भी इंटरनल। ये आपने FAR 1 में पढ़ा था, ठीक है यार। FAR 1 बड़ी इस्तेमाल करता है, देखो FAR 2 में तो अच्छी पढ़ के आने वालों को फ़ायदा होता है। देखो अब जैसे मैंने पहला सवाल कराना है IS 38 का, आपको यूँ लगेगा IS 16 का सवाल कर रहे हैं, वो भी बेसिक सा, जैसे वो पास पेपर को सूकी लिमिटेड इस तरह के सवाल आप कर रहे हैं, ऐसे लगेगा बेहतरीन, उससे भी बड़ा आसान, ठीक है। नोट नहीं, बस एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए थे उसने, सीधी सी बात, वो IS 38 का सवाल। तो ऐसे ही है, देखो मशीन डैमेज हुई है तो ये इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। ड्यूरिंग एक्सीडेंट करंटली अंडर असेसमेंट, उसको हम जरा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट दैट रिपेयर कॉस्ट विल अमाउंट टू, अगर इसको रिपेयर करवाएंगे तो ये 18 मिलियन की, ठीक है। हाउएवर इवन आफ्टर रिपेयर मशीन्स एफिशिएंसी मे डिक्लाइन बाय 30%। इम्पेयरमेंट आ रही है, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा लो। एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुआ है और एफिशिएंसी भी डिक्लाइन होने की तरफ जा रही है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो एसेट को। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग सेलिंग द मशीन इन कमिंग मंथ्स विद एन एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ 220 इन करंट स्टेट। ये क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो कोई नहीं है कोई, भाई यही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 220 है। कैरिंग वैल्यू मशीन की कितनी है जी? कैरिंग वैल्यू कितनी है जी? 340। अब वैल्यू इन यूज़ कितनी है वो उसने नहीं बताई, कह तो रहा है कि मैंने नहीं यूज़ करना। इसका मतलब फिर रिकवरेबल अमाउंट क्या बन गई? यही बन गई ना, रिकवरेबल अमाउंट 220, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, है ना। तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, गड़बड़ है। एसिड किताबों में ज़्यादा पड़ा है, औकात से बाहर, इसको औकात में लाना है, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है। रिकवरेबल अमाउंट अगर यूं लिखो 220, तो बैलेंसिंग इम्पेयरमेंट कितनी? 100। और अगर आपको ऐसे दिल नहीं कर रहा, भूल गए आप पुरानी बातें FAR 1 वाली, तो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट लिख दें 220 और इसको माइनस करके बताएं कितना? 120 का क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। तो इसके बारे में आप यूँ लिखोगे कि द इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। मशीन क्रेडिट कर दो, एक ही बात है, एक्यूमुलेटेड ले लो। इधर देखो, आप क्या बताओगे? आप कहोगे जी डैमेज्ड मशीन efficiency may decline by 30%, therefore it is an indication of impairment. We will test our asset for impairment by comparing book value of 340 with recoverable amount of 220 and an impairment loss of 120 shall be recorded in financial statement for the year हमारा साल। अब एक चीज़ के बारे में मैंने कोई बात नहीं की, एक आधा नंबर यहाँ भी पड़ा हुआ है। वो कह रहा है अभी हम ये सब कुछ कब कर रहे हैं? ये 31 दिसंबर तो खत्म हो गया है। टुडे इज द डेट इज द 28 फरवरी, 28 फरवरी को बैठकर सोच रहे हैं कि रिपेयर कराएंगे। 31 दिसंबर में तो फिर ना कराया हुआ। एक चीज़ और भी पड़ी थी, नाम बोल दो, दिल जीत लो आज। ये कौन सी रिपेयर है? दिल तोड़ दिया ना। फ्यूचर रिपेयर, फ्यूचर रिपेयर, फ्यूचर रिबर्शमेंट, रिफर्बिशमेंट, चाहे लीगल हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, चाहे जोन सी मर्जी हो, चाहे ऐसी हो, फ्यूचर रिपेयर कभी भी आपने वो रिपेयर आज अवॉइडेबल है ना, अवॉइडेबल है, आज बंद कर दें। नहीं ना दिल जीता, जाओ
तुम तो बड़ा पढ़ के आए थे, कह रहे थे मैंने सवाल पढ़ लिया है। आई हेट यू। ओके, कितने गया फ्यूचर रिपेयर? ये देखो फ्यूचर रिपेयर है ही नहीं, ये पढ़ा है। आई स्टेट दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर। अपनी तरफ से ऐड कर दो, बिकॉज दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय क्लोजिंग डाउन द बिजनेस ऑन ईयर एंड। अब ये 15 नंबर आ गए आपके, सुकून से आए, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ था। प्लीज इसको लेट गो ना कीजिएगा। ये उल्टा आसान नंबर हैं जिनको आप अपने लिए गले डाल लेते हो, मुश्किल बना लेते हो पर्चे में, ये प्रैक्टिस लिखने की ना करने से। जितना टाइम आपने वैसे इसके ऊपर लगाना है ना, पर्चे में भी और पहले भी, उतने ही टाइम में सिर्फ सफ़ा सामने रखो और सिचुएशन सामने देखो और अब वो 2-2 3-3 लफ्ज़ लिखते जाओ। 1-2 बार देखने के बाद फिर सफ़े को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद महसूस करेंगे, फिर आप खुद लिखने लग जाएंगे। तो रिटन प्रैक्टिस करना प्लीज़। ये सवाल देख लो, इसमें से आ जाता है बड़ा सा। ले जी, आपका 7 भी हो गया। अच्छा 8 बता दो फिर कराना है कि नहीं? 8 फिर करा दूं? अच्छा 9 फिर करा दूं? ये होमवर्क में दिया था, होमवर्क में दिया था तो आपने किया भी था? मैंने कहा सिर्फ मैंने दिया ही था। ओके ओके, गॉल्टियर और लैनकम और मेलन और स्पार्क, ये सवाल रह गए हैं बस, ठीक है। और तो यहीं से फिर तो शुरू कर दिया फिर काम, ठीक है, शुरू करते हैं। अब 1 से शुरू करते हैं। पहले उधरों चले सी सेक्शन MCQs बीच में आ गए थे, वरना हमने सेक्शन 3 ऐसे किया, सेक्शन B ऐसे किया, फिर MCQs किया। अब वो शुरू कर देते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक फरमाइश है तो आज आपका दिन है, बताएं पहले कौन सा करना पसंद करेंगे? कोई भी कर लो, सारे तो तू कराने ने हैं, या तो ये पहले करने तो वो नहीं होगा, होने तो सारे ही हैं, ठीक है। लीज को एंड पे रखते हैं। लीज को कोशिश करते हैं कि हम आफ्टर जोहर जब आएँ उस वक्त शुरू करें। उस पर थोड़ा सा ये है कि आधा घंटा 15-20 मिनट इस सवाल पे लगने हैं और कोई मुझे तकरीबन कोई घंटा एक उस पर एडिशनल और भी चाहिए, तो तकरीबन को 1.5 घंटा लीज के ऊपर हमने लगाना है, तो इसलिए उसको एंड पे ही रखते हैं। ओके ठीक है, बाकी सारे काम कर लेते हैं, लीज को नखेड़ लेते हैं। लीज ज़रा ज़्यादा पुराना हो गया ना, पुराना फटा पुराना, वैसे तो ये भी फटा पुराना हो गया, लेकिन ये दोनों फटे पुरानों में से ये आपको बहुत आसान लगेगा। FAR 1 की आपको खुशबू आएगी इसमें से। तो मैं असल में FAR 1 की क्लास ले रहा हूँ इस वक्त। सवाल पढ़ें। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फॉर OL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। सारा जोर हमने सेशन में लगा दिया PPE के इन एक्सट्रैक्ट्स को बनाते हुए। वैसे ही एक्सट्रैक्ट्स अगर इंटेंजिबल के आगे तो क्या हुआ? अच्छा अब ये जा रहा है, आपको पता है ना FAR 2 से, लेकिन आपको क्या, आप तो आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये जा रहा है ना FAR 1 में, तो उसने ये भी पूछ लिया। ISOT 1 भी जा रहा है, उसने वो भी पूछ लिया। इसलिए मैंने FAR 1 वालों को बोला है EPS तो चलो आ गया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, रेशो पिछली बार नहीं आया और जा भी रहा है, तो एक बड़ा फेवरेट टॉपिक जा रहा है आगे, यानी आप लोगों के पास, अल्लाह ना करे आपके पास आए, आप लोगों के आने वालों के पास आ रहा है, तो वो टेस्ट कर लेगा, फिर चांसेस बढ़ जाते हैं ना। पिछली बार EPS चेक कर लिया उसने, बारी ले ली उसने, अब रेशो चेक कर लेगा, ऐसे ही होता है। चलें जी, तो इन्फॉर्मेशन, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है, बेसिकली PNL और OCI दोनों बनाने हैं फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। नोट्स कह रहा है मत बनाओ, मतलब हम वर्किंग करेंगे और वर्किंग करके एक्सट्रैक्ट्स के अंदर उनको चीज़ों को प्लेस कर देंगे, ठीक है। इतना आसान सवाल है कि आपको खुद पता लग जाएगा कि क्यों इतना अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों का FAR 2 में। देखें जरा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू 2 इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ऊद लिमिटेड। ऊद खुशबू का नाम होता है, ऊद बुलाओ ना, समझ लेना। ऑन यकम जनवरी 23, अच्छा अब 23 और 24 हमारे साल्स हैं, क्योंकि 24 का उसने कहा है 7 कंपैरेटिव, तो 23 और 24 है, 23 और 24। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वर एक्वायर्ड फॉर 250 मिलियन। ये लाइसेंस होता है, पता है आपको, ये लाइसेंस होता है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग के राइट लाइसेंस ही होता है ये, बार हम तो राइट ही लिखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट ही लिखेंगे। वाइल expected period of cash generation from acquisition date was, what is this date? What is this date? बोलो, expected period of cash generation from acquisition date क्या है? 8 साल। ये क्या है? यूजफुल लाइफ है बेटा, इकोनॉमिक लाइफ तो इसकी होती ही नहीं है।
लाइसेंस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनाने वालों ने कितने अरसे के लिए इसको बनाया है भाई, ये नहीं होता। यूजफुल लाइफ होती है, इससे एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्या जनरेशन क्या है, तो ये यूजफुल लाइफ है, ठीक है। द राइट्स वर लीगली वैलिड फॉर ओनली, लेकिन लीगल लाइफ क्या है, लीगल लाइफ है 5 साल, ठीक है जी। अब ये 2023 की बात है, आपको अमोर्टाइजेशन का रूल याद है। इंटेंजिबल्स के बारे में हमने कहा था 2 तरह के इंटेंजिबल्स हैं। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन के हिसाब से देखें तो एक हैं वो 3, परचेज्ड गुडविल, इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल, इंटेंजिबल विद इनडेफिनिट लाइफ। ये अमोर्टाइज नहीं होते बल्कि इम्पेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजरते हैं, क्योंकि रिवीजन चल रही है, इसलिए जाहिर सी बात है ओपन करना ही पड़ेगा आपके सामने इसको। जाहिर है आप कहेंगे कि यार हमें दिखाओ ये बात, तो ऐसे तो नहीं है ना, अब हम इतना पुराना में भूल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो इन 3 में फॉल नहीं करते, आ जाए तो बताना, इन 3 में फॉल नहीं करते तो फिर हम उन्हें, वो बाकी सारे के सारे हैं, उन्हें हम करते हैं अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। कुछ याद आया? नहीं तो उन्हें आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इंडिकेशन हो तो इंपेयरमेंट से गुजारते हैं, वरना नहीं। याद आ गया है, पर फिर भी अगर ज़्यारत हो जाए ना तो ऐसे लगता है भाई रिवीजन हो रही है, ऐसे आपको लगेगा रिवीजन हो रही है। हालांकि रिवीजन कहाँ हो रही है, जो काम नहीं किया मैं वो करा रहा हूँ, लेकिन साथ रिवीजन भी हो रही है। अब मेरे तो ऐसे ही स्टाइल में पता है आपको रिवीजन का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अर्ज करके भेज रहा हूँ। मैं फिर भी ज़रूर देखूँगा, आसपास नज़रें दौड़ाऊँगा, और मुझे अगर कोई चीज़ ऐसी मिल गई जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो हम लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। सवाल किधर गया, गुजर गया, आपने बताया ही नहीं। वो रूल अमोर्टाइजेशन वाला, इम्पेयरमेंट वाला, ये IAS 38 ही चल रहा है ना। अच्छा, मुझे लगता है ये सबसे पहले किया था हमने, तो ये वो इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट के साथ कहीं हमने ऐड ना किया हो, एक हैंड आउट बनाया होना है हमने, 1 2 3। हाँ, मैं भी कहूँ, ये पहले जब बुक नहीं आई होती ना, पहले 3 दिन आपको हैंड आउट दिया जाता है, ये उन दिनों की बात थी, ये उन्हीं दिनों में ये बात भी हो गई थी। अब मिल जाए, अल्लाह करे। मुझे नहीं मिल रही ये अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट के लिए इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस नहीं है, इंडेफिनिट लाइफ नहीं, परचेज गुडविल नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग राइट है। तो इन 3 में नहीं है तो अदर्स में आ गया। अगर अदर्स में है तो अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ, और ये बिल्कुल पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में पहुंच गए हम, ठीक है। और टेस्ट करें इम्पेयरमेंट के लिए, लेकिन ये इतनी दफ़ा हमारे सामने आता रहा, हम मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको तोड़ तोड़ के करते रहे, बार बार करते रहे। कभी हमारे पास IAS 12 में आ जाता था, कभी फाइनल अकाउंट्स में आ जाता था, कि हमें ये भूला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब 23 के अंदर कितने साल पे डेप्रिशिएट करोगे अमोर्टाइज? 5वें। लेकिन कहता है ऑन 1 जनवरी 24। अब 23 गुजर चुका है बच्चों, 24 आ गया है। OL गॉट एन ऑप्शन टू रिन्यू दीज राइट्स फॉर एन एडिशनल 5 years. However, this option was not available at the time of acquisition. पहले नहीं था। OL immediately exercised this option by paying a significant cost of, उसने खुद ही बोल दिया कि भाई कोई इसको इनसिग्निफिकेंट समझकर ये ना कर ले। 2 सवाल किए थे हमने, 7A 7B। 7A के अंदर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल थी, तो हमने कहा था जान दो, एक्सपेंस आउट कर दो, जैसे चल रहा है चलने दो। और 7B में, दोनों में से कोई एक में, अभी दिखाता हूँ वो भी, 7B के अंदर था कि मिनिमल नहीं थी, तो हमने कहा था इनिशियली जो पुरानी लाइफ हो फिर एप्शिट करो, और जब सब्सिक्वेंटली ऐड हो जाए तो उसको ऐड करके फिर अगली लाइफ बढ़ा लेंगे। अलग अलग भी लेकर चल सकते हैं। अब ये सवाल तो यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो IAS 38 के चैप्टर में ही है इंशाअल्लाह। ये तो हम गुजरते गुजरते शायद देखा भी था, उसके बाद ये ऐसे मिटू मिटू किया होना, मैंने उसके ऊपर ही कराया होना, मुझे याद है अच्छी तरह, लेकिन पता नहीं उन लब्ध है कि नहीं। ये सुभान अल्लाह, ये क्या था जी? पहले केस में इंटेंजिबल कॉस्ट मिनिमल, ये 7A में मिनिमल है, तो मिनिमल है तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देना था, इसको एक्सपेंस आउट करते थे। लेकिन उसने इस तरफ आपके ऊपर नहीं छोड़ा। वैसे नज़र भी आ रहा है कितने का राइट खरीदा था, 200। सवाल देख लो ना, आपका सवाल नहीं है, मैं बताऊँ आपके पास सवाल कहाँ पड़े हैं। ये सवाल आपके पास कहाँ पड़े हैं? वॉल्यूम 2 के एंड पे और मसलिनियस टॉपिक्स में ये सवाल इकट्ठे वहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 में नहीं डले थे, रिसेंट टाइम के। चलो सवाल तो ओपन करो, शुक्र है जहन में आ गया। वैसे बंदा याद करा देता है कि रिसेंट टाइम का पेपर ही दे दें। IAS 37 वाला क्वेश्चन, IAS सारे के सारे क्वेश्चन आपकी किताब में मौजूद हैं, रिसेंट अटैम्प्ट वाले, ठीक है। हाँ मिला?
नज़र आ रहा है? आगे वो IS-12 और वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये 5-6 सवाल आपके सामने होने चाहिए। कैल्विन क्लीन भी आई थिंक इसमें है, कल मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं आप लोग कैसे गुजारा करते रहे देख के यार। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे जहन मुझे था कि शायद आप लोगों ने भी खोली होगी किताब। चले खैर, अब ये पता लगा अब आके हमें, ठीक है, कि ये किताब में मौजूद है। अब ये सवाल आपके सामने। अच्छा अब सुने, अब आप बता सकते हैं जी कितने का खरीदा था? 250 का, और रिन्यूअल कितने में है? 80 में। तो 250 और 80 का मुकाबला कराएं तो अच्छा खासा है 80 भी उसके मुकाबले में, मिनिमल नहीं है। मिनिमल तो ये तो 250 होता, 2 या 3 होता, 4 होता, 5 होता, फिर हम कहते। लेकिन उसने फिर भी आपने छोड़ा, उसने खुद बोला सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करके हमने ये ले लिया। इसका मतलब ये केस तो ना बना, ये बना। अब इस केस में क्या था? इस केस में यह था कि जब आपने ये इनकर करनी है कॉस्ट, तो एडिशन के तौर पे इसको रिकॉर्ड करना है, यानी ये 80 रुपये इन्होंने एडिशन लेना है। और उसके बाद अब आपका एसेट जो है वो पहले 100 पे था, ऐसे ही है, 100 में से 50 और अच्छा उसमें तो ये था कि लाइफ ही खत्म होगी, तो ये ज़्यादा अच्छा केस है। और ये वो केस है जो आपने FAR 1 में पढ़ा हुआ है, जिसमें आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर 2-3 केसेस पढ़ते थे। फ्यूचर के अंदर आपने अपग्रेड किया, ओवरऑलिंग तो फिर साथ खत्म हो जाती थी। अपग्रेड नॉर्मली ऐसा होता था कि आपने अपग्रेड कर दिया तो अपग्रेड कॉस्ट जो है वो फिर उस एसेट का हिस्सा बन जाती थी, तो नई बुक वैल्यू रिवाइज वाली रिमेनिंग लाइफ पे चलती थी। ये वाला कॉन्सेप्ट है। बहरहाल एडिशन होना है, इतना हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब तो 80 मिलियन की एंट्री होगी इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, और उसके बाद अब लाइफ, लीगल लाइफ हो चुकी है 5 + 5 10, तो रिमेनिंग कितनी बची? 9। वही रिमेनिंग 5 + 5 10, तो रिमेनिंग कितनी बची बोल रहा हूं ना, 9। तो 9 पे डेफिसिट अमोर्टाइज कर लेंगे। कान के नीचे दूंगा, 9 वाला चक्कर ही कोई नहीं है, 8 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। शॉर्टर ओ भाई, उस एसेट से मैक्सिमम फायदा ही 8 साल आना है, ठीक है। लाइसेंस मिल रही था 10 साल का था, 5 साल का रिन्यूअल था, ले लिया हमने रिन्यूअल, पर उससे फायदा आने कितने साल है? 8। अब एस्टीमेट चेंज हुआ है, और एस्टीमेट चेंज की तरह से अगर लें तब भी, मतलब एस्टीमेट चेंज ना लें, इसको जो समझे जैसे रीवैल्यूएशन हो जाती थी, या जैसे अपग्रेड आ गई, तो अब 8 साल असल लाइफ थी, पहले वो यूज ना हो सकी पिछले साल, क्योंकि उस वक्त शॉर्टर लीगल लाइफ थी, उस वक्त नहीं पता था। गुजर गया 23, 24 आया, तो हमने जैसे अपग्रेड करते हैं, हमने एडिशनल कॉस्ट पे की। अब लाइफ जो है वो हमारी बढ़कर हो गई 10, लेकिन शॉर्टर क्या है? 8, और 8 में से भी कितने गुजर चुके? 1, तो रिमेनिंग कितना है? 7। इसका मतलब 24 में इसको 7 पे अमोर्टाइज करना। दैट्स इट, सवाल खत्म। तो ये पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और 7 वर्किंग्स करनी है। इतना छोटा सा सवाल है, यकीन करें चस आ जानी है जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 1 रिसेंट अटेम्प्ट का है। अटेम्प्ट का क्या नाम है जी? स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन नंबर 1 नाम था इसका। बहरहाल स्प्रिंग 2025। नाम इसका क्या है जी? ऊद लिमिटेड, ऊद बुलाओ, OL। ऊद खुशबू का नाम है, पता नहीं ऊद लिखा, ऊद की खुशबू भी आ रही है मुझे। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? एक्सट्रैक्ट्स में आने, बंदे के बच्चों की तरह बनाना, इंसानों की तरह। ऊपर लिखना है OL, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट्स, फिर PNL अलग हेडिंग और OCI अलग। खबरदार किसी ने ये PNL और OCI भी लिखा, प्रॉफिट और लॉस लिखना है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना रिक्वायरमेंट में, मैं जाते जाते बता रहा हूं और आते आते भी बताता था। वर्किंग में जो मर्जी करो, इजाजत है। बैलेंस शीट बना रहे हो कंसोलिडेटेड, वर्किंग में जो मर्जी करो। बैलेंस शीट के अंदर कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, CR नहीं लिखना। बैलेंस शीट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI नहीं लिखना। वर्किंग में जो मर्जी करो, मैंने आपको रुख्सत दी हुई है उसमें। ओके, सही है। चले, तो OL स्टेटमेंट ऑफ पूरा आपने लिखा, ये आपने पूरा लिखा है, मेरा तो पेपर पास है। SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हमने, जिसमें PNL भी आएगा। 3-4 लाइनें काफी होंगी मेरे ख्याल से तो, और यूं कर लेते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं इसके लिए, SOCI के लिए। OCI में क्या आएगा? अगला सवाल मैंने पूरा पढ़ाया नहीं, आगे रीवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन हो सकती है रुपीज इन मिलियन है, ठीक है, रुपीज इन मिलियन। उसके बाद
OL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स पूरा लिखना प्लीज, मुफ्त के नंबर होते हैं ये एक आधा। फॉर एज ऑन, आगे वो मैंने एज फॉर द ईयर लिखा ही नहीं, चलो जो जगह खुली आ जाए, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिस, ऐसे लिखना है पर्चे में पूरा पूरा, फॉर द ईयर एंडेड पूरा 31, पूरा दिसंबर और पूरा 2024, ठीक है ना, ये पूरा लिख लेना। ओके 31 दिसंबर 2024। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो कंपैरेटिव भी बनाने थे, तो 2024 और 2023 मैं ये कर लूंगा। रुपीज इन मिलियन जरा तुम दोनों जगह पे फैल जाओ ऐसे करके, ठीक है। और बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, एज ऑन 31 दिसंबर 24, तो 2024 और 2023 रुपीज इन मिलियन। असूली तौर पे तो दोनों वर्किंग्स यहाँ हो जानी चाहिए, लेकिन हो जाएंगी। वर्किंग 1, अब ये हम इंशाल्लाह FAR 1 वाले फॉर्मेट पे वर्किंग करेंगे। कोई ये तो नहीं कह सकता इस क्लास में बैठा हो मैंने FAR 1 नहीं पढ़ी, पास करके ही आते हैं ना सारे, ठीक है। तो इट विल बी वेरी 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 इजी। डेट, डिस्क्रिप्शन, और इसमें कोई रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। अच्छा आप कहोगे यार पूरा सवाल पढ़ा ले, तेरी मेहरबानी, तो पढ़ लो यार, अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, ये तो सारा ट्रेडमार्क के बारे में है ना। अदर इन्फॉर्मेशन कहता है OL अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर ब्रॉडकास्टिंग राइट, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया नहीं था, जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर ट्रेडमार्क। फिर बोथ एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। फिर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ट्रांसफर होती है सरप्लस रिटेन अर्निंग में, ये तो रीवैल्यूएशन के लिए है। स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे चाहिए था और कॉस्ट मॉडल का मुझे पता होना चाहिए था, बाकी तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी, ठीक है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन और सिर्फ एसेट, एसेट का नाम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग राइट। ठीक है। अब किस दिन खरीदा जी आपने, पूरी वर्किंग कर दो। 1 जनवरी 2000, कितनी कॉस्ट थी इसकी, 250। अब पहले साल का एंड आया तो आपको कोई, आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी, बहुत सारी चीजें होती है फरिश्तों को नहीं पता होता, अल्लाह को ही पता होता। आपके दिमाग में आने वाली, दिल में आने वाली सोच फरिश्तों को भी पता चलती, अल्लाह को वही पता चलती है। इसलिए दिल दिमाग भी पाक होना चाहिए, बस अल्लाह हमारे हाल पर। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, ज़बरदस्त ज़ात है अल्लाह, फिर बादशाह माफ़ कर देगा मेरे जैसों को भी। तो 250 डिवाइडेड बाय 5 किया हमने, आंसर आ गया 50, बुक वैल्यू आ गई। अल्लो वर्किंग थी, माफ़ी ना देना, डांगा होन ते रख दो, मेरे भी गोल्डन डेज कर दो, आप लोगों के तो चल ही रहे हैं। तो ये ना हमारी कैरिंग अमाउंट आ गई 31 दिसंबर 23 पर, देखो 2 बेचारा उत्थे ही रह गया, 200। अब 2023 को हम लिख सकते हैं यहां पर आकर, क्या मतलब, अमोर्टा P&L की हेडिंग दे दो, वो मैंने मिटाई थी तो मिटी ही रह गई। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन पूरा लिखना है आपने, अमोर्टाइजेशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस किसका जी, अमोर्टाइजेशन किसकी है जी, ब्रॉडकास्टिंग राइट। तो वर्किंग नंबर 1 रेफर कर दिया आपने, कितना है जी 50, ठीक है। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट क्या चीज होनी चाहिए आपके एक्सट्रैक्ट्स में पहुंचनी चाहिए, बताएं, बोलेंगे आज का दिन जी। बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू ने जाना है, तो पता नहीं अब ये मार्कर नए आए होने मुझे लगता है, क्योंकि ये तो सारी फारेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स में आपके इंटेंजिबल्स आते हैं, उसने कहा है नोट ना बनाओ, तो बस एक्सट्रैक्ट्स ही बनाने हैं, तो फिर सीधा ही वहाँ फेंक देते हैं, वरना नोट्स के अंदर इंटेंजिबल का नोट बना के दोनों को अलग अलग भी दे सकते थे, ठीक है।
खैर यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ब्रॉडकास्टिंग राइट, पूरा नाम तो आ जाएगा, ज़रा खुली जगह है, वर्किंग नंबर 1। और ये जनाब आपकी कैरिंग अमाउंट, इस वर्किंग का कमाल ही यही होता है, कैरिंग अमाउंट भी आपको रेडिली अवेलेबल होती है। कितनी जी? 200। अब अगला साल शुरू होते ही ये हो गया, 80 मिलियन इन्होंने पे किया और पे करके इसको 5 साल एक्सटेंड करा लिया। अब यहां पर मैंने 5 क्यों यूज किया था, यहां पर मैंने 5 क्यों यूज किया था, मैं यूं कर देता हूं वर्किंग 1.1 के हमारे पास यूजफुल लाइफ थी 8 ईयर्स, हमारे पास लीगल लाइफ थी 5 ईयर्स, तो हमारे पास शॉर्टर क्या था 5 ईयर्स। तो इसीलिए हमने यहां पर 5 यूज किया, वर्किंग 1.1 में देख लो आप जाके, ठीक हो गया जी, सही है। अच्छा अब मामला कुछ और हो गया, मामला क्या हो गया, 1 जनवरी 2024 पर आपने एडिशन किया है, इसको कॉस्ट ही लिख लेता हूं मैं, ठीक है, 80। जब इस कैरिंग अमाउंट में 80 ऐड हो गया तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड बुक वैल्यू जिसको कहते थे, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जो भी कह लें, बुक वैल्यू कह दूं, एक ही बात होती है वैसे, लेकिन आपको जिस लफ्ज से ज़्यादा जान पहचान है वही लिख दिया, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ये 1 जनवरी 2024 पे आ गया। बुक वैल्यू रिवाइज होकर रीवैल्यूड अमाउंट बन जाए, बुक वैल्यू रिवाइज होकर रिकवरेबल अमाउंट बन जाए, बुक वैल्यू एडिशन से रिवाइज होकर नई बुक वैल्यू आ जाए, बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू बुक्स के अंदर इतने पे आ रही है, तो ये इसके बाद फिर वो पुरानी डेफिनेशन नहीं चल सकती, ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू चलती है, रीवैल्यूड अमाउंट चलती है और रिमेनिंग लाइफ चलती है, आपको पता है। तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है हमने, 1 जनवरी 2024। अब जैसे ही ये काम आपने किया, आपकी यूजफुल लाइफ तो आज भी 8 साल ही थी, लेकिन लीगल लाइफ जो है वो आपकी कितनी बन गई, 10 साल टोटल, ठीक है। अब शॉर्टर क्या है, अब शॉर्टर क्या है, अब 8 साल तो आपने यूज करना था, लेकिन ये 8 साल तो ओरिजिनल है, हमें 1 जनवरी 24 के पे खड़े होकर क्या निकालना है जी, रिमेनिंग लाइफ। तो आपने रिमेनिंग लाइफ कैसे निकाली जी, 8 ईयर्स माइनस 1 साल गुजर तक चुका था 1 ईयर, तो 7 ईयर्स आ गए, ठीक है। तो यहां पर आकर आपने फिर अमोर्टाइजेशन लिख लूं मैं, फिर तुसी डामा काट लेनी है। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी है, 283, और रिमेनिंग लाइफ आपने निकाल ली है कितनी, 7, वर्किंग 1.2 में देख लें एग्जामिनर भाई जी। तो अब 31 दिसंबर 2024 पर 40 की अमोर्टाइजेशन आ गई और बुक वैल्यू आ गई आपकी कितनी जी, 240, ठीक हो गया जी। लो जी, पहला पॉइंट तो खत्म। तो कितनी अमोर्टाइजेशन आई है जी आपकी, ओहो लिखा जो है वर्किंग वानी है, कितनी आई है जी इस साल की 40, और इस साल की क्लोजिंग पर 200। कितना आसान है, FR1 चल रहा है जैसे। अब पर्चे में भी ये ऐसे ही होना था, पर्चे में क्या कोई रॉकेट साइंस आई, जो सिंपल सा सवाल है ही सिंपल। अब पहला सवाल ही उसने सिंपल रखा था कि बच्चा रिलैक्स हो थोड़ा, पर बच्चा है। अच्छा जी, अब दूसरा काम शुरू करते हैं जी, दूसरा काम शुरू करते हैं। दूसरा काम क्या है, कहते हैं 1 जनवरी 2023, ये भी साल के पहले दिन ही, मेहरबानी उसकी कि साल का पहला दिन उसने रखा है ताकि बच्चा फटाफट ये सवाल करके आगे जाए कॉन्फिडेंस लेकर, क्योंकि टैक्स वाले सवाल में शायद उसमें फंसना है, शायद IAS 41 चॉइस में छोड़ा हुआ है, शायद वहाँ पे फंसना है उसने, छोड़ा होता है ना, चॉइस में छोड़ा होता है, IAS 41 चॉइस में, IFRS 8 चॉइस में, चॉइस वाले 2 सवाल आए थे जो चॉइस में आप छोड़ के जाते हैं, IFRS 8, IAS 41, और भी कोई है चॉइस में, यही छोड़ते हैं आप लोग, है ना, और ये नहीं आता। जैसे IAS 21 अभी इस बार आपने छोड़ा होगा, अब इस बार उसने आ जाना है जी, क्या कह सकते, IFRS 8 छोड़ोगे अब, IFRS 8 फाइनल अकाउंट्स में मिक्स कर देते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी नहीं आया तो फाइनल अकाउंट्स के साथ मिक्स भी हो सकता है। On 1 January 23, a trademark was acquired for 300 million.
विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ, अरे भाई रेजिडुअल वैल्यू को तो हम अज्यूम करेंगे 0, है ना। अगली बात बाद में ना, पहली बात इंटेंजिबल्स की रीवैल्यूड अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू को हम क्या करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं 0, अनलेस थर्ड पार्टी कमिटमेंट आ जाए या एक्टिव मार्केट हो। जबकि रीवैल्यूएशन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब एक्टिव मार्केट हो। कुछ याद है या जाऊं? ये रेजिडुअल वैल्यू 0 है अनलेस कमिटेड हो थर्ड पार्टी की तरफ से या एक्टिव मार्केट हो, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल पे सिर्फ तब जा सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट हो। यानी ये दोनों चीजें हो तब सकती हैं जब एक्टिव मार्केट सवाल में होगी। तो उसने क्या कहा, द रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड रेजिडुअल वैल्यूज बेस्ड ऑन एक्टिव मार्केट आर एज फॉलो। इसका मतलब रीवैल्यूएशन भी होगी, इसका मतलब रेजिडुअल वैल्यू भी है ट्रेड मार्केट, ठीक है। अब आपको अगर याद हो, एक पास पेपर था FAR 1 का, ठीक है, सुकी लिमिटेड, एक और पास पेपर था पियानो लिमिटेड। दोनों याद होने चाहिए जिन्होंने, मेरे से तो FAR 1 पढ़ा है, मैंने ये करवाए थे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने भी किया जरूर होगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ये PPE का नोट था, काफी नया सवाल, और ये पता नहीं क्या था, एंट्रीज थी आई थिंक। लेकिन इन दोनों के अंदर ये सिचुएशन थी जो इस सवाल में क्या हुआ है, और आपको पता भी है, कोई नई बात नहीं आपके लिए। 1 जनवरी पे खड़े होकर आपने ट्रेडमार्क खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 300 और रेजिडुअल वैल्यू आज कितनी है 50, यूजफुल लाइफ है 8 साल। ईयर एंड पे खड़े होकर आप इसको रीवैल्यू करने लगे हो क्योंकि रीवैल्यू मॉडल यूज करना है, लेकिन साथ ही रीवैल्यूड अमाउंट के आगे आपको क्या नजर आया, ओ, तो आपने कहा ये तो क्या है, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। और चेंज इन एस्टीमेट का असूल तो आपको बचपन से सिखाया गया है कि ये जिस साल में भी होता है उस साल के पहले दिन से अप्लाई करते हैं। मतलब पूरे सवाल के अंदर ये धोखा था, ये नहीं यूज होना था, ठीक है। यूज किसने होना था, क्योंकि आपको ईयर एंड पे पता लग गया ना कि आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, तो आपने फिर सही वाले एस्टीमेट के हिसाब से इस साल की डिडक्शन करनी। कुछ याद आया FAR 1? बिल्कुल याद आना चाहिए, ठीक है। खैर, अब आपका 50 गया, 300 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 8 करना था, पहले साल की डिडक्शन निकाल के ईयर एंड पे 319 पे ले जाना था और रीवैल्यू कर लेना था इसको। फिर इसी तरह से अगला साल शुरू होना था, तो फिर ये 60 नहीं, फिर 53 में आ जाना था। तो हालांकि 24 पे आ रहा है, लेकिन 1 जनवरी 24 से उसको भी अप्लाई करना था, फिर इस 53 को यूज करना था और ईयर एंड पर ले जाकर इससे आपने इसको रीवैल्यू कर लेना था, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, यूं लगता है जैसे FAR 1 का सवाल है, और वो भी बेसिक लेवल का, एडवांस लेवल का नहीं था। एडवांस लेवल होता कोई और भी गड़बड़ करता साथ में, ठीक है। बेसिक लेवल का सवाल, बिल्कुल बेसिक लेवल। तो वर्किंग नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, नाम क्या एसेट का, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के आगे रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। 2 कॉलम नहीं आगे मैंने छोड़े यार, IAS 12 भी तो मिक्स होता है, मिक्स करें, कोई रेट ही नहीं है, खुद से थोड़े अज्यूम कर सकते हैं चलो जी आजकल ये चल रहा है कर ही देते हैं, एग्जामिनर तो कहा नहीं है, पागल है, बेलने बाजू दें, हैं जी। तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था अगर इसके अंदर आप कोई टैक्स रेट दे देता, लेकिन उसने वो भी करना नहीं बना। यानी इतना आसान सवाल भी बना सकता है, मैंने तो सोचा भी कभी नहीं था, ठीक है। आसान था ये सवाल, आसान लग रहा है, अभी और आसान लगेगा पूरा होता है तो। 1 जनवरी 2023 पर कितने का खरीदा हमने इस एसेट को, फिर जब डेप्रिसिएशन की बारी आई तो 300 में से आपने गलती से माइनस करने की कोशिश की 50 को, तो आपको फौरन FAR 2 में बैठे FAR 1 वाले उस्ताद की आवाज आई, जो FAR 2 में भी लगती रहती थी, 1-2 बार लगी होनी है यहाँ पे भी, ठीक है, कि देखो, बल्कि लगी थी IAS 38 के सवालों में 1-2 जगह पे ये एस्टीमेट चेंज साल के शुरू से हमने अप्लाई किया था। लेकिन इतना सिंपल सवाल ये FAR 1 की आवाज ही याद कराता है, 2 में तो फिर थोड़ा मुश्किल सवाल होते हैं कि भाई अगर एस्टीमेट चेंज साल के आखिरी दिन भी हुआ है, 31 दिसंबर 23 पे क्या कह रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू 60 हो गई है, सोचा था 50, शुरू साल के शुरू में कितनी थी 50, 31 दिसंबर पर क्या नजर आ रहा है, नहीं 60 हो गई है, तो इसको साल के पहले दिन से अप्लाई करो। यानी कि इस साल की अमोर्टाइजेशन निकालने के लिए माइनस क्या करना है 60
डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्या आंसर आया? 30। और कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 270। अब इधर लिखो 31 दिसंबर 2023। मैंने पहले नहीं लिखा, यहाँ पे खड़े होकर लाइफ 8 साल थी, ठीक है, तो 8 ही ली है, लेकिन एस्टीमेट चेंज साल के एंड पे पता लगा तो उसको साल के पहले दिन से लेके नहीं, इस साल की डेफिनेशन इसी नए एस्टीमेट के तहत की। पुराना एस्टीमेट जब अंदाजा सही वाला मतलब बदल गया है अंदाजा, तो पुराना अंदाजा फिर गलत था इसकी निस्बत, तो फिर आप पुराने अंदाजे के हिसाब से क्यों डेफिनेशन निकालते हो? आपके हाथ में अभी, आप सही वाली डेफिनेशन निकाल लो। ठीक है, अच्छा ले जी 270 पे आ गया। अब एक लाइन खाली छोड़ो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, तो लिखो कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट? 319। तो 319 लिखा आपने, और लॉस है सरप्लस है? सरप्लस आ गया, कितना? 49। कोई लॉस पहले नहीं पड़ा, तो सारे का सारा कहाँ चला गया? OCI से होता हुआ आपकी बैलेंस शीट में। याद है? कहाँ याद होना है? एंट्री बोलते हैं, ठीक है। एंट्री पहली हुई डेबिट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, वो नजर आ गई, ईयर एंड पे आया, फिर इसको उल्टा दिया, खत्म हो गई। फिर एसेट डेबिट सरप्लस, सरप्लस इन OCI का लफ्ज सुनना चाह रहा था मैं, इन OCI क्रेडिट। तो अब इसके अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो इसमें मुझे एक तो मिल रही है जी अमोर्टाइजेशन, क्या नाम था इसका? ट्रेडमार्क। वर्किंग नंबर 2 से कितनी आई है अमोर्टाइजेशन? 30 थी गालिबन। और साथ ही इस साल में चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 40। पॉजिटिव नेगेटिव? अब याद है ना, पैट निकल कर जाता था रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये निकल कहां जाना है? और उससे भी आसान बात, उससे भी आसान बात, ये क्या है? 31 दिसंबर की कैरिंग अमाउंट ही तो है, ये कैरिंग अमाउंट ही तो है। तो बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क 319 पे और सरप्लस ने इक्विटी के अंदर 49 पे नजर आना था, तो यहां पर हमने आकर लिखा ट्रेडमार्क। इतना ही आसान था ये सवाल जितना आप देख रहे हैं। कितना जी? 319। और इक्विटी के अंदर जहां शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह आता था, वहीं पर ये नजर आएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व कह लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस कह लो। रिजर्व कह लो, जरा अच्छा लगता है, उधर सरप्लस, चलो खैर आपने कभी कहा नहीं था रिजर्व, सरप्लस ही को। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है जी? 49। क्लोजिंग ले जाओ बस उठा के वहां से वर्किंग से, या वो उठकर इधर आया ईयर एंड पे और कोई ट्रांसफर हुई नहीं, क्योंकि दोबारा डेप्शन तो नहीं ना करनी हमने, ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन है तो बस यहीं पे छोड़ दो। अगले साल डेप्शन करेंगे तो ट्रांसफर भी आएगा, लेकिन वो हमने कहीं नहीं बनाना, चेन इक्विटी तो बना नहीं रहे, एंट्रीज तो कर नहीं रहे। अब अगला साल आया, अब 24 की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है, और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है 31 दिसंबर 23 पे खड़े होकर। तो 31 दिसंबर 23 पे रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 साल ओरिजिनल लाइफ थी, एक गुजरेगा तो रिमेनिंग 7, लेकिन हमने रेजिडुअल वैल्यू भी सवाल में लेनी है, तो 60 हम लिखने ही लगे थे कि फौरन ख्याल आया सवाल में कुछ और लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 24 पर सवाल वाला कह रहा है 53 है रेजिडुअल। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, यकम जनवरी 24 पे ले आओ, इस साल की डेप्शन करते हुए एस्टीमेट चेंज वाला ही यूज करेंगे। 50 है, 53 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 7, और साथ ही आपको पता है हमें नशर भी करना पड़ना है, तो 49 की रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं होती, डिवाइडेड बाय 7 जी। 38 की डेप्रिसिएशन आ गई। यार क्या FAR 1 की क्लास शुरू होगी, रिवीजन क्लास आपने कहा था FAR 2 की होनी है, आप FAR 1 रिवाइज कराने लग गए, हद हो गई। 7, हाँ जी। अब पहुंच गया जनाब आपका एसेट 2, पहुंच गया आपका एसेट 31 दिसंबर 24 पर, अल्लाह अल्लाह करके। अब 31 दिसंबर 24 पर इसने फिर से क्या होना है? रीवैल्यू, ठीक है। तो एक लाइन खाली छोड़ी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कितनी जी? ये सवाल में गिवन, ठीक।
तो 220 ईयर एंड पे ही रहना है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। एस्टीमेट चेंज ने उठ के लपक के साल के पहले दिन आ जाना है, ठीक है, ओके जी। तो 220 जी, फरमाइए। लॉस आ गया कितना, 61 का रीवैल्यूएशन लॉस आ गया जी। अब इस लॉस ने देखा, इसको सरप्लस दिखा, देखा चल निकल घर जा अपने, बहुत हुआ बड्डा तू सरप्लस, और बाकी का पीएनएल में लॉस, 19 का लॉस पीएनएल में चला गया, और बस यहाँ पे साल खत्म। अब जितनी एंट्रीज, वो जितनी मेहनत की हुई थी IAS 12 वाले सालों में भी, यहाँ पर भी आकर हमने इसको मेहनत करके पक्का किया था इन एक्सट्रैक्ट्स को, तो कितना जितना वो सीरियसली लिया था उन चीज़ों को, उतना ही यहाँ पे फायदा हो गया। अब इस साल में डेप्रिसिएशन आ रही है 38 की, और फिर ईयर एंड आया, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर सब कुछ होने के बाद ये एंट्री पड़ रही है, ये एसेट क्रेडिट सरप्लस इन OCI डेबिट, हाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI डेबिट, OCI डेबिट, OCI डेबिट, चले चले आओ देख के आते। तुम तो भूल ही गए, रीवैल्यूएशन के दिन एंट्री क्या करेंगे, क्या करेंगे एंट्री, OCI में ही करेंगे, ये ट्रांसफर की एंट्री नहीं है। ट्रांसफर की एंट्री ये पड़ी है, मैंने तो इसकी एंट्री की, मैंने बोला 38 नहीं, मैंने ये 42 की एंट्री पे आ गया, मैंने ये बोला 38 की डेप्शन करोगे, ये ट्रांसफर की एंट्री करोगे, इसमें OCI नहीं होता था, ये सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट होता था। लेकिन जब लॉस ने आके सरप्लस को खाया तो ये तो फेस पे नजर आता था, ऐसे नहीं बात होगी आज कोई बात ऐसे नहीं होगी, आज सारी बातें गवाहों और बयानात को सामने रखते हुए होगी। अदालत इस फैसले पे पहुंचेगी कि तुम्हें सजाए मौत दे दी जाए FAR 2 की। कितने वे सवाल कटो, अभी इसको रहने दो, मैं खुद दिखाऊंगा इसको, तुम मत दिखाना इसको, हाँ अब नहीं चुप। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसने क्या कह दिया है, तुम लोगों ने सुना तुम लोगों ने सुना तुम लोगों ने, ये क्या है ये क्या है, ये वो मेहनतें हैं। मैंने कहा था आज सारी बातें सबूतों के साथ होंगी। देखो बेटा, रीवैल्यूएशन, ये डेप्रिसिएशन है, ये तो पहली थी, रीवैल्यूएशन हुई, एंट्री क्या बनी थी, प्लांट डेबिट, ये होगा गायब हो गया, DTL क्रेडिट और सरप्लस इन OCI क्रेडिट, ये 126 देखना यहाँ पे, 126 कहीं ये OCI, ठीक है। उसके बाद आप जो कह रहे हो वो ये है, डेप्रिसिएशन का बाद ये 6 तो करते थे, ये 14 की एंट्री, ये विद इन इक्विटी होती है, इसकी एंट्री होगी 14 की एंट्री होगी, कितने गया सरप्लस और रिटेन अर्निंग, यहाँ पे OCI नहीं। लेकिन अदालत इस नतीजे पहुंची है कि तुम्हें ये भूल गया था, ये लॉस आया, इस लॉस ने सरप्लस को खाया। ये सरप्लस का खाना तो OCI में प्रेजेंट करते थे, प्लस भी और माइनस भी, कुछ याद आया, ये तुम तस्वीर बना रहे, इसकी तस्वीर बनाने की जरूरत है। ये तुमने पता है कौन से लेक्चर में किया था, पता नहीं कौन से लेक्चर में, ये देखो मेरे चांद, ये देखो चंदमाई, ये आया था सरप्लस, OCI में प्रेजेंट हुआ और चला गया चेन इक्विटी में, फिर ईयर एंड पे ट्रांसफर भी हुआ था, फिर 112 बचा पड़ा था, इस साल में लॉस आया, वो 112 को खा गया, लेकिन उसका खाना यहां पे प्रेजेंट होता था। याद आया, शुक्र है, तो अदालत ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें याद आ गया, तुमने अपना कसूर मान लिया, अदालत ने तुम्हें माफ कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया इसको, ठीक है। और कौन कौन, ओए टाइम ही ना हो गया, तुसी गप्पा लवा लो मैनू, लवा लो सी गप्पा मैनू। हाँ जी 40, ये एंट्री क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एंट्रीज कर नहीं रहा था और चेन इक्विटी नहीं बना रहा, इसलिए ये साथ नजर नहीं आ रहा, बस डेप्शन नजर आ गई। उसके बाद ये एंट्री एसेट क्रेडिट कोई नहीं करने की जरूरत, हम क्लोजिंग उठा लेते होते हैं यहाँ से, हमने फाइनल अकाउंट के सवालों में देखा था, ये फिगर उठाकर लिख लेंगे, सरप्लस खत्म हो गया, ये लॉस पीएनएल में जा रहा है। अब ये एंट्री क्या हुई है, सरप्लस इन OCI डेबिट, 42 से नेगेटिव होकर फिर जाता था OCI में, फिर उसको खा जाता था जो भी 42 पड़ा होता था, फिर खत्म कहानी। इसलिए यहां पर कुछ नहीं बचता था। वैसे ये तो वर्किंग में से उठा सकते हैं आप, वर्किंग से, ठीक हो गया। और उसके बाद एसिड 220 पे आ चुका है। ये जनाब 8 नंबर का सवाल है, और ये वैसे मेरा दिल थोड़ा सा हल्का सा टूटने लगा था, बहरहाल फिर शुक्र इसको याद आ गया, इतनी आसान बात थी, ठीक है। पार्ट B स्टार्ट करें। एक मिनट, रीवैल्यूएशन चेंज इन सरप्लस लिखा है ना मैंने, हाँ ओके, आई एम सॉरी, वो एक नंबर रह गया, रीवैल्यूएशन
लॉस, सॉरी पूरी एंट्री में बोली, एसेट क्रेडिट सरप्लस सब इसकी वजह से हो रहा है। सरप्लस इन ओसीआई डेबिट और पीएनएल भी तो डेबिट होना था, लेकिन चले अच्छा आपको याद आ गया कितने से, 19 से, और ये पिछले साल में नहीं था। लो जी 7 नंबर आने लगे थे एकदम से, 8वां भी आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे पार्ट ए क्लोज कर दें।